विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अनिल सारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल हमने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय को प्रारंभ किया था। तो प्रथम अध्याय में कल हमने मानव भूगोल, इसकी प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र को जानने का प्रयास किया था। तो आप देखें कि कल हमने मानव भूगोल क्या होता है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं और साथ ही हमने मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है उसके बारे में एक विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में आगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले आप सभी ये ध्यान दें कि जो ये YouTube चैनल है इस पर नियमित रूप से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत आपको सूचना उसकी मिल जाए। तो चलिए अब अपने इसको शुरू करते हैं। तो आप देखें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अगर हम बात करें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की, तो विषय क्षेत्र में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। विषय क्षेत्र का मतलब क्या है? विषय क्षेत्र का मतलब ये है कि मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। जैसे अगर बात करें हम भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की, तो भौतिक भूगोल का अगर विषय क्षेत्र देखा जाए तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक है। उसके अंदर हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल में जितनी भी प्राकृतिक हमें दशाएं जो देखने को मिलती है उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि वहाँ का धरातल, वहाँ की मिट्टियाँ, वहाँ की चट्टानें, वहाँ की जलवायु, जलमंडल के अंदर हम महासागरों, सागरों, लहरों इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी उसका विषय क्षेत्र ये होता है। इसी तरह मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसी के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आप देखें, इसको हम शुरू करते हैं। मानव भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन यानी जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो वर्गों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। यानी भौतिक दशाएं मानवीय अनुक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं और मानवीय अनुक्रियाएं भौतिक दशाओं को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को आरेख 1.1 के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आप देखें इस आरेख को, इस आरेख में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसको 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसके विषय क्षेत्र को 6 भागों में। पहला है जनसंख्या, यानी हम किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे में प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन इसके विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। नंबर 3 है सांस्कृतिक वातावरण, यानी मानव निर्मित जितने भी सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, यानी विकास संबंधी जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रादेशिक संगठन यानी प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो संसाधनों की भिन्नता पाई जाती है उनसे संबंधित अध्ययन भी इसमें किया जाता है। कालिक अनुक्रम, मानव भूगोल में कालिक अनुक्रम का भी अध्ययन किया जाता है, यानी मनुष्य और प्रकृति के जो संबंध हैं वो काल के अनुसार बदलते रहते हैं, उन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी एक मानव समुदाय का दूसरे मानव समुदाय से हमेशा से संबंध रहा है, उन संबंधों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र रहा है। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आगे देखते हैं, अपने इसको थोड़ा विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जनसंख्या, जनसंख्या संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत
शामिल किया जाता है। जैसे किसी भी प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या, उस जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं, जैसे कि उसका घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात, साक्षरता दर, और यहाँ तक कि प्रजातिगत जो सामाजिक संरचना पाई जाती है, उन सभी का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूह, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जितने भी संसाधन जो उपलब्ध हैं, भूमि, जल, वन, खनिज, उन सब का अध्ययन इसके अंदर शामिल है किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण में हम देखें, पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं, वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। यानी आपको इस धरती पर जितने भी मानव निर्मित जो भूदृश्य हैं, जैसे कि उसके द्वारा बनाए गए आवास, आवास में हम ले सकते हैं उसके द्वारा बसाई गई बस्तियां, नगर, महानगर, उनको, इसके अलावा उसने रेलवे, सड़कें, उद्योग, जो भी उसने भूदृश्य रचे हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित है। कालिक अनुक्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव और प्रकृति के आपसी संबंध हैं, वो स्थिर नहीं है, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो उन बदलते हुए संबंधों का अध्ययन भी हमें इसके अंतर्गत करते हैं। अगला है नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन। तो भूगोलवेत्ता का उद्देश्य केवल इतना ही मालूम करना नहीं होता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित है, वरन यह भी जानना है कि उसका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। यानी संसाधनों का जो वितरण पूरी पृथ्वी तल पर है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहीं पर तो आप देखें कोई खनिज ज़्यादा मात्रा में है, दूसरी जगह वो खनिज नहीं है, वहाँ किसी दूसरे खनिज की बहुलता है। तो ये इस प्रकार क्यों है, इन सभी का अध्ययन करना भी एक भूगोलवेत्ता का उद्देश्य होता है। साथ ही संसाधनों के संरक्षण से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, उन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखें आप, उपयुक्त भिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती है या मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रिया द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनयन व प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मानव भूगोल में जो वातावरण अवनयन होता है और जो प्रदूषण की समस्याएं हैं, उन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे देखें अपने अन्य प्रदेशों से संबंध। जैसा कि आपको बताया था कि मानव भूगोल का उद्देश्य या इसका जो विषय क्षेत्र है, उसमें अन्य प्रदेशों से संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता की वजह से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से संबंधित है। तो इन संबंधों का अध्ययन करना, यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। मानव भूगोल, क्योंकि शुरुआत में जब भूगोल विषय जब बना तो उस समय इसकी शाखाएं नहीं थी, लेकिन बाद में इसकी दो मुख्य शाखाएं बनी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। शुरुआत में भौतिक भूगोल ही था, मानव भूगोल अलग से नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको एक अलग विषय के रूप में जाने लगा। तो इसका विकास कैसे हुआ, उस विकास को अपने देखते हैं। तो आप देखें, मानव भूगोल का जो विकास है, उसके पूरे विकास चरण को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये 3 कालों में मानव भूगोल को बांटा गया, इसके विकास को, क्रम को। तो अपने देखते हैं कि इसका विकास क्रम कैसे रहा।
प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, एक दूसरे के बारे में ज्ञान बिल्कुल ही सीमित था। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को मैं पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप खुद पढ़ लें। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आपको ये अध्याय थोड़ा सा समझा दिया जाए, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देखें, प्रारंभ में एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, यानी एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से बिल्कुल संबंध कम था, क्योंकि आवागमन के साधन थे नहीं और अन्य जानकारी प्राप्त करने का स्रोत कम था। तो तकनीकी विकास का स्तर भी निम्न था, आज की तरह तकनीक नहीं थी, उसका स्तर निम्न था। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ 3 विचारधाराएं थी, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। तो ये वो काल है, वो समय है जब प्राकृतिक वातावरण की छाप थी, यानी मनुष्य की पूर्णतः जो निर्भरता थी वो प्रकृति पर थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्जिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का अध्ययन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त लेकिन चिंतनशील बताया। यानी अरस्तु, थेल्स, एनेक्जिमेंडर ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि वातावरण का जो प्रभाव है वो मनुष्य पर पड़ता है। जैसा वातावरण होता है मनुष्य का स्वभाव, रहन सहन वैसा हो जाता है। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषिक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हेरोडोटस ने भी जीवन पर वातावरण के प्रभाव को बताया था। इकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। इकेटियस ने विश्व के बारे में जितना भी उपलब्ध जो भौगोलिक ज्ञान था उसको क्या किया था, व्यवस्थित किया था। यानी इकेटियस से पहले विश्व के बारे में जितनी भी भौगोलिक ज्ञान की जो बातें हुई थी उन सभी को उसने व्यवस्थित रूप में एक साथ रखा। इसी कारण इसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए भूगोल का जनक कौन है तो आपको लिखना है इकेटियस। स्ट्रेबो व अन्य समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रकृति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी के स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। यानी तो ये वो काल था जब मानव के ऊपर प्रकृति के प्रभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा काल है मध्यकाल। इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों व तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण, यानी अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों में तकनीकी ज्ञान बढ़ा, नौचालन संबंधी कुशलताएं हुई, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे, यानी धीरे धीरे अब लोगों का ज्ञान बढ़ने लगा। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में लाया। इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। यानी अब धीरे धीरे किसी एक प्रदेश का पूरा विश्लेषण किया जाने लगा, उसके सभी पक्षों को, यानी एक प्रदेश विशेष पर जोर दिया गया कि उस प्रदेश में किस प्रकार की भौगोलिक जो विविधताएं हैं वो पाई जाती है, उन सभी का अध्ययन किया गया। यानी ये वो काल था जब प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। इस प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अगला मानव भूगोल के विकास का काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्राबेल, पेशेन, रिचथोफेन, रेटजेल ने की। तो आप देखें यहाँ जर्मन भूगोलवेताओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, मानव भूगोल को अलग विषय के रूप में स्थापित करने में, जिनमें हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रांस में भी मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। विडाल डी लाब्लांस, ब्रूंस, दी मॉर्टोन, डिमाजिया, फेब्रे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे।
अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफ टेलर व ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकेंडर, रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समाजों व पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। यानी ये वो काल था जब मानव भूगोल का अध्ययन इन 3 विचारधाराओं के अनुसार किया गया। नियतिवादी, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ये वो विचारधारा है जो प्रकृति को प्रमुख और मनुष्य को गौण माना गया। यानी इस काल में प्रकृति का पूर्ण प्रभाव मानव पर दिखाया गया। दूसरा, संभववादी विचारधारा, ये वो काल था जब तकनीकी विकास के कारण मानव की जो निर्भरता थी वो प्रकृति पर धीरे धीरे कम होने लगी और मानव ये संभव हो पाया कि मानव प्रमुख हो गया और प्रकृति गौण हो गई। तीसरी विचारधारा आती है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद विचारधारा, ये जो विचारधारा है ये नियतिवाद और संभववाद इन दोनों के बीच की विचारधारा मान सकते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों के सामंजस्य पर जोर दिया गया। यह विचारधारा रुको व जाओ के नाम से जानी जाती है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफ्थ टेलर थे। तो यहाँ हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि नवनियतिवाद क्या है। देखिए, शुरुआत में क्या था कि प्रकृति के का पूर्ण प्रभाव था मानव के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी विकास के कारण मनुष्य की जो निर्भरता थी वो प्रकृति पर कम होती गई और मानव विकास की अंधाधुंध दौड़ में ऐसा शामिल हुआ कि उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर मनुष्य इसी तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहा तो आखिर में नुकसान प्रकृति का नहीं मनुष्य का ही होगा। इसलिए एक नई विचारधारा आई जिसको नवनियतिवाद विचारधारा कहा गया। इसमें आप देखें, इसको रुको व जाओ विचारधारा भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि मनुष्य को रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो इस विकास के बदले में प्रकृति को कितना नुकसान कर रहा है, तो उसको विकास ऐसा करना चाहिए जो कि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग नवनियतिवादी कहलाए और ये विचारधारा नवनियतिवाद कहलाई और इसको देने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नवनियतिवाद विचारधारा किसने दी थी? ग्रिफ्थ टेलर ने। एक संभववाद विचारधारा किसने दी? ये हम कल इसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका उत्तर कि संभववाद की विचारधारा देने वाला विद्वान कौन था। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लिखें। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मानव भूगोल की भी आगे अनेक शाखाएं हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं सांस्कृतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, इसके अलावा अन्य इसकी और उपशाखाएं जैसे राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। तो धीरे धीरे मानव भूगोल भी समृद्ध होता चला गया और इसके भी आगे कई उपशाखाएं होती गई। अब देखें, 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जैसे कि नवनियतिवाद, संभववाद और नियतिवाद था। उसी प्रकार एक और अन्य विचारधाराएं बनी, जैसे मानव कल्याणपरक विचारधारा। इसमें मानव के कल्याण पर जोर दिया गया, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्षों को देखा गया। आचरणपरक विचारधारा का विकास हुआ, जिसमें आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता बल्कि अपने निर्णय पर्यावरण यानी अपने पर्यावरण को देखकर करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कई प्रकार की विचारधाराएं आगे इसमें विकसित होती गई। आज भूगोल की शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। यानी धीरे धीरे क्या हुआ
कि मानव भूगोल जो है वो पूरे विश्व में फैल गया और आज इसकी शाखा का संपूर्ण विश्व में अध्ययन किया जा रहा है। तो ये हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो निश्चित रूप से आप सभी को ये समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आप इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन पे आप एक बार उनको अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कोई भी आपको समस्या रही है इस अध्याय से संबंधित, तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हैं, तो उसके बारे में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे को एक प्रश्न का आप नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर और दें कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।